मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एपेक्स नर्सिंग हब में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने ब्लड सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज ब्लड सीरीज के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नेम है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल का फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड लाइफ स्पैन। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एरिथ्रो एंड साइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल्स, इसलिए रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जैसे कि हमें पता है, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर 99% रेड ब्लड सेल होते हैं और 1% प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। नॉर्मल काउंट की बात करें तो 4.5 से 6 मिलियन माइक्रोलीटर तक ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं। प्रोड्यूस की बात करें, रेड बोन मैरो रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें 120 डेज है रेड ब्लड सेल का एवरेज लाइफ। डिस्ट्रॉय की बात करें तो 120 डेज के बाद स्प्लीन में और लीवर में जाके हमारे ओल्ड रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप की। जो रेड ब्लड सेल की शेप है ना, वो बाइकनकेव है। बाई का मतलब होता है दो, कनकेव का मतलब होता है बीच में से दबा हुआ। रेड ब्लड सेल की शेप बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव शेप की वजह से रेड ब्लड सेल बीच में से नीचे दबे हुआ होता है, डिप्रेस होता है, जिसकी वजह से जो इसका एजेस है वो ज़्यादा थिक होते हैं और जो सेंटर है वो थिन होता है, जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए। मतलब कि जो गैस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 एक्सचेंज हो रही है, वो ईजिली हो जाती है। और बाइकनकेव शेप ही रेड ब्लड सेल को फ्लेक्सिबल बनाती है, जो कि स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में से ईजिली निकल जाती हैं। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। जो रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन थिन होने की वजह से जो इनका डिफ्यूजन डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो जाती है। मतलब कि जो ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन एक्सचेंज होगी, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, वो इजीली हो जाएगा। फिर बात करते हैं हीमोग्लोबिन रिच साइटोप्लाज्मा की। जो आरबीसीज है सबसे ज़्यादा कंटेन करता है, कैरी करता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनेलीज की। रेड ब्लड सेल्स के बाद मिच्योर रेड ब्लड सेल्स के पास ना ही न्यूक्लियस होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब हम बात करते हैं डायमीटर की। रेड ब्लड सेल का डायमीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर तक होता है। थिकनेस की बात करें, जैसे ही हमने पढ़ा, ये बीच में से दबा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसका जो सेंटर का थिकनेस है वो थिन होती है और जो एजेस जो हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं। जो बाइकनकेव की एजेस की थिकनेस है वो 2 से 2.5 माइक्रोमीटर तक होती है और जो सेंटर की थिकनेस है वो 1 माइक्रोमीटर तक होती है। बात करते हैं मेम्ब्रेन्स की। आरबीसी की मेम्ब्रेन हाईली फ्लेक्सिबल होती है। हाईली फ्लेक्सिबल की वजह से आरबीसी स्मॉल कैपिलरीज में से ईजिली से निकल जाती हैं, पास हो जाती हैं। आरबीसी हीमोग्लोबिन कैरी करती हैं बहुत ज़्यादा, और हीमोग्लोबिन कैरी करने की वजह से ऑक्सीजन भी ज़्यादा कंटेन करती हैं, कैरी करती हैं और ईजिली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। आरबीसी के अंदर ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना ही न्यूक्लियस होता। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, आरबीसी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। ये स्मॉल कैपिलरीज के अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज कर लेती हैं। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल की शेप बाइकनकेव ही क्यों होते हैं। क्यों बाइकनकेव इंपॉर्टेंट है रेड ब्लड सेल के लिए? सबसे पहले बाइकनकेव जो शेप है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया। अब इंक्रीज सरफेस एरिया होगा तो जो गैस एक्सचेंज है वो ईजिली हो जाएगी। और ये जो बाइकनकेव शेप है ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है हमारे रेड ब्लड सेल्स को, ये इजीली पास भी हो जाते हैं हमारे स्मॉल कैपिलरीज के अंदर से। और ये इंक्रीज सरफेस एरिया होगा तो ये कैरी भी करेगी ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन।
फिर जो ये बाइकनकेव शेप है बीच में से दबा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो सेंटर का थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और जो ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज है वो फास्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, जो बाइकनकेव शेप है ये इंक्रीज करती है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से जो हमारे रेड ब्लड सेल है वो ईजिली स्मॉल कैपिलरीज के अंदर से पास हो सकते हैं। फिर अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। जो बाइकनकेव शेप है रेड ब्लड सेल ये इंक्रीज करती है इंट्रासेलुलर सरफेस, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल कैरी करता है ज़्यादा ऑक्सीजन एंड ज़्यादा हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स। अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेन कैरी करेगा तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा कैरी होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है ऑक्सीजन पार्टिकल्स को। जो बाइकनकेव शेप है ये क्या करता है, स्मूथ एंड एक इफेक्टिव फ्लो सर्कुलेशन बना के देता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। बाइकनकेव शेप है वो मेंटेन करके रखता है सेल इंटीग्रिटी विद मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर की हेल्प से। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की। सबसे पहला फंक्शन है रेड ब्लड सेल का, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। ये कैरी करता है लंग्स से ऑक्सीजन को एंड ब्लड टिश्यूज तक लेके जाता है। फिर सेकंड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैरी करता है ब्लड टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड एंड लंग्स तक लेके जाता है एंड फिर लंग्स उसको रिमूव करते हैं। फिर जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो मेंटेन करके रखते हैं एसिड बेस बैलेंस। रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि बाइंड करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन पार्टिकल्स को। रेड ब्लड सेल मेंटेन करके रखता है विस्कोसिटी एंड नॉर्मल सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखता है। और रेड ब्लड सेल सपोर्ट करता है टिश्यू सर्वाइवल के लिए। रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टिश्यू सर्वाइवल के लिए, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर्वाइवल के लिए। टिश्यू की लाइफ में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो रेड ब्लड सेल है वो कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन को और फिर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज तक ऑक्सीजन लेके जाता है, उनको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी फॉर्मेशन की। रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस रेड बोन मैरो के अंदर होती है। रेड बोन मैरो अडल्ट्स में पाई जाती है। और जो रेड बोन मैरो को एरिथ्रोपोइसिस के लिए स्टिमुलेट करता है वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, जो कि किडनी से सीक्रेट होता है। अगर हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया के दौरान जो हमारी किडनी है वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करेगी। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा, फिर स्टेम सेल्स फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, जिससे एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस होता कहाँ पे है। रेड बोन मैरो के अंदर होता है। रेगुलेट इसको एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन करता है। स्टिमुलेट बाय हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि फिर रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए। टोटल 7 डेज लगते हैं। तो आज चलिए एक छोटे से फ्लो चार्ट से समझते हैं। जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ना वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को डायरेक्ट स्टिमुलेट नहीं करता। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन मेनली आरबीसी लाइनेज एरिथ्रोपोजेंटर सेल को स्टिमुलेट करता है। एरिथ्रोपोइटिन जो ये है एरिथ्रोइड प्रोजेनेटर स्टिमुलेट होने के बाद फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है, जिनको हम मदर सेल्स भी बोलते हैं। ये मदर सेल कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर में कन्वर्ट होते हैं। कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर के बाद ये कन्वर्ट होते हैं ब्रेस्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोइड में। अब ये ब्रेस्ट फॉर्मिंग एरिथ्रोइड प्रोजेनेटर में कन्वर्ट होने के बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोइड बनाते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोइड बनाने के बाद ये कन्वर्ट होते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में पहली बार हम आरबीसी सेल को देखते हैं, जिनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है एंड साइटोप्लाज्मा जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उनके अंदर आरएनए होता है। हीमोग्लोबिन अभी प्रोइथ्रोब्लास्ट में प्रेजेंट नहीं होते, नहीं बनने स्टार्ट होते हैं। फिर प्रोइथ्रोब्लास्ट से नेक्स्ट स्टेज आती है बेसोफेलिक एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज। बेसोफेलिक एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में क्या होता है, सेल थोड़े से छोटे हो जाते हैं, न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट होता है
एंड हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है। आरएनए ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अभी भी उसका कलर ब्लू कलर का दिखाई देता है। बट बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में हमारा हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, आरएनए कम हो जाते हैं और सेल का कलर ब्लू प्लस पिंक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा आता है ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट में एचबी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जो हमारे आरबीसीज के अंदर सेल न्यूक्लियस था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आरएनए अभी भी प्रेजेंट होता है और जो कलर होता है वो पिंक कलर का शो होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से और ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट तक 5 डेज का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद रेटिकुलोसाइट्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रेटिकुलोसाइट्स ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ये 2 दिन तक ब्लड के अंदर रहते हैं जिनके अंदर ना ही न्यूक्लियस होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में, जो कि इमेच्योर होते हैं। 2 दिन बाद ये मेच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेच्योर सेल में कन्वर्ट होने के बाद इनके पास ना ही न्यूक्लियस होता, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है और इनकी जो शेप होती है बाइकनकेव डिस्क शेप होती है। अब बात करते हैं फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। मतलब कि कौन से फैक्टर हैं जो आरबीसी फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले हमें एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन चाहिए जो कि सिक्रीट होता है किडनी से। फिर उसके बाद चाहिए आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में, हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। फिर विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 डीएनए सिंथेसाइज में एंड सेल मैच्योर करने में हेल्प करता है। फिर फोलिक एसिड डीएनए सिंथेसाइज में एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। फिर हमें चाहिए प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या करते हैं, ग्लोबुलिन चेन बनाने में हेल्प करते हैं। विटामिन बी 6 हेल्प करता है हीम सिंथेसाइज में। कॉपर असिस्ट करता है आयरन मेटाबॉलिज्म में। और हमें हेल्थी बोन मैरो चाहिए जहाँ पे ये सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे। अब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की। नॉर्मल रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन 120 डेज है। बोन मैरो में स्टार्ट होते हैं आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन 5 डेज के स्टार्ट होने से 5 डेज के बाद 6th डे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर करते हैं। 2 दिन तक वो इमेच्योर रहते हैं। फिर 2 दिन बाद मेच्योर होने के बाद वो 120 डेज तक अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। 120 डेज के बाद ओल्ड आरबीसी डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो डिस्ट्रॉय लीवर एंड स्प्लीन के अंदर होते हैं। तो अब हम बात करते हैं साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन जो होते हैं आरबीसी वो स्प्लीन के अंदर होते हैं, फिर लीवर के अंदर होते हैं, फिर बोन मैरो के अंदर होते हैं। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक ग्लोबिन में, एक हीम में। ग्लोबिन जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड्स में जो रीयूज हो जाता है। और जो हीम होता है, हीम में से आयरन अलग हो जाता है और ब्लूरिबिन अलग हो जाता है। ब्लूरिबिन लीवर के पास जाता है जो बाइल में कन्वर्ट हो जाता है और बाइल इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो जाने के बाद और एक्सक्रीट हो जाता है हमारे स्टूल के थ्रू। और याद रखना ब्लूरिबिन ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे प्लाज्मा को येलो कलर देता है। अब हम बात करते हैं समरी की। हमने पढ़ा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल एक मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल है जो कंटेन करता है हीमोग्लोबिन और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर की बात की, स्ट्रक्चर इसका बाइकनकेव जैसा होता है और न्यूक्लियस इसमें होता नहीं, फ्लेक्सिबल होता है और इसकी एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज होती है। फॉर्मेशन, आरबीसी की फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। और जो इसके लिए एसेंशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आरबीसी बनाने में हेल्प करते हैं वो है आयरन, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, विटामिन बी 6, प्रोटीन, कॉपर एंड हेल्थी बोन मैरो। नॉर्मल पैरामीटर्स की बात करें, आरबीसी के रेड ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रिट एंड आरबीसी हेल्प करते हैं आरबीसी को हेल्थी बनाने के लिए। डिस्ट्रक्शन की बात करी, ओल्ड आरबीसी मेनली डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन के अंदर एंड लीवर के अंदर एंड बोन मैरो के अंदर। वाइल आरबी जो हीम है, हीम आयरन में और बाइल में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन रिसाइकिल हो जाता है और ब्लूरिबिन कन्वर्ट हो जाता है, ब्लूरिबिन लीवर के पास जाता है और लीवर उसको एक्सक्रीट कर देता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, रेड ब्लड सेल एबनॉर्मेलिटी कैन लीड कंडीशन सच एज एनीमिया एंड पोलिसाइथीमिया। अगर रेड ब्लड सेल एबनॉर्मल हो जाएंगे यानी कि कमी हो जाएगी तो ये अनीमिया कोज कर सकते हैं एंड पोलिसाइथीमिया कोज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।